दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, देश के राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश की बहुत बड़ी घटना है कि भारत के निर्वाचन आयोग में एक साथ दो आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। जी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक निर्वाचन आयुक्त। क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो पहले चुनाव आयुक्त थे, तो सीनियर मोस्ट थे वो। अगर राजीव कुमार जी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हो गए वो आज, तो ज्ञानेश कुमार सीनियरिटी में ऊपर थे। उनकी जगह अभी आए हैं विवेक जोशी। लेकिन विवेक जोशी ये सीनियरिटी में अब तीसरे नंबर पर होंगे। इस तरह से ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति और विवेक जोशी की नियुक्ति, डॉक्टर विवेक जोशी जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे, ये डिक्लेयर हो गई है। गजट नोटिफिकेशन इसका हो गया है। इसके बावजूद कि जो कमेटी है नियुक्ति की, 3 सदस्यों की कमेटी है नियुक्ति करने की, जो सिफारिश करती है माननीय राष्ट्रपति को, वो रिकमेंडेशन देती है और उस पर फैसला होता है। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जिस एक कैबिनेट मंत्री को मनोनीत करें वो होता है। तो आज की केस में गृह मंत्री अमित शाह हैं और तीसरे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी। तो 3 लोग नियुक्ति करते हैं, नाम पर सहमति या असहमति जो भी है डिस्कशन करके बनाते हैं और फिर राष्ट्रपति के यहां जाता है वो नाम। इस तरह से ज्ञानेश कुमार जी के और श्री विवेक जोशी के नाम पर 2 व्यक्ति इस कमेटी के पूरी तरह सहमत थे और इस तरह से उनका फाइनल हो गया। लेकिन यह फैसला बताया जा रहा है कि 2-1 से नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने नोट ऑफ डिसेंट दिया, 1.5 पेज का लेटर दिया है और कहा है कि यह प्रक्रिया ही ठीक नहीं है। उन्होंने सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मामला चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अभी इंतजार किया जाना चाहिए। और 19 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट, चूंकि 19 फरवरी को चूंकि इसकी सुनवाई कर रहा है, इसलिए जरूर इंतजार किया जाना चाहिए। तो ये डिसेंट नोट उनका है, असहमति का नोट है। लेकिन फैसला हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, कल रात ही हो गया था। तो इस तरह भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार का स्थान ले रहे हैं। राजीव कुमार सेवानिवृत्त हो गए। अब वो ज़्यादा समय अपना, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, किसी हिमालय की किसी घाटी में या किसी रमणीय स्थान पर जाकर वो विचार करेंगे, मनन करेंगे, शायद शायरी और कविता भी रचें, जो भी वो करें। लेकिन उनको लेकर विवाद जो हैं वो इतने ज़्यादा रहे हैं कि वो भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जरूर याद किए जाएंगे। दोस्तों, आज यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो पक्ष और विपक्ष के बीच में घटित हुई है कि इस विपक्ष के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता कहलाते हैं, एलओपी, उन्होंने पूरी तरह इस प्रक्रिया पर असहमति जाहिर की है। लेकिन फिर भी नियुक्ति हो गई है। तो हमें देखना चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। पहले भी इस तरह की बातें आई थीं, इस बार भी आई है, सहमति नहीं बन रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला किया था और उसमें कहा था कि इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल एक एम्पायर की तरह इलेक्शन कमीशन फंक्शन करे। इसके लिए जरूरी है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अलग अलग ढंग के हों। और उसने एक रिकमेंड किया था। रिकमेंड क्या किया था? उसने रिकमेंड किया आदेश के तौर पे कि जब तक भारत की संसद में सरकार कोई नया कानून बनाती नहीं, तब तक नियुक्ति के लिए 3 लोग काम करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री होंगे, एलओपी होंगे, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगी। ये जो
4 न्यायाधीशों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने 2 मार्च 2023 को फैसला किया। इस फैसले को ऐसा लगता है कि सरकार ने पसंद नहीं किया, क्योंकि कुछ ही महीने के बाद सरकार ने लोकसभा में वो बिल लाया, वो कानून बनाया, और कानून जो बनाया उसमें चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया, और जो 3 लोगों की कमेटी उसने बनाई कानून के तहत, जिस पर जाहिर है सदन में बहुमत उनका था, वो पारित हो गया। ये चुनाव से पहले की बात है, इस चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले की बात है। उस समय तो और भी प्रचंड बहुमत था एनडीए को। तो मोदी जी की सरकार ने जो कानून बनाया उसमें प्रावधान रखा कि भाई प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की के रिकमेंडेशन पर कैबिनेट का एक और मंत्री होगा, यानी सरकार से 2 लोग होंगे और विपक्ष से 1 आदमी होगा। न्यूट्रल कोई नहीं होगा, बाहर से कोई नहीं होगा इस अपॉइंटमेंट कमेटी में। तो जाहिर तौर पे जिसको सरकार चाहेगी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि सरकार का आदमी, सरकार का पसंदीदा व्यक्ति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा हमेशा, और इलेक्शन कमिश्नर भी होगा। तो जो भारत की संविधान सभा जब बैठी थी 48-49 में ये डिस्कशन हुआ था कि भाई फंडामेंटल राइट्स के दायरे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स की नियुक्तियों को रखा जाए या न रखा जाए। यह भी बात हुई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर जो भी उस समय ये प्रावधान नहीं था, कमिश्नर्स की बात हम कर रहे हैं केवल, कि कमिश्नर्स जैसे नियुक्त किए जाएं इलेक्शन कमीशन में, कैसे नियुक्त किए जाएं। इस पर संविधान सभा में काफ़ी माथापच्ची हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि ये आर्टिकल 324 जो है भारत के मौजूदा संविधान में, जो 1950 से लागू है, ये दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें आर्टिकल 289 था। आर्टिकल 289 पर वो बहस हुई थी, और यही 289 जो आर्टिकल है भारत के मौजूदा संविधान में 324 के रूप में दर्ज है। उसमें जो कहा गया था इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्तियों को लेकर, उस पर बहुत चिंता जताई अनेक सदस्यों ने जताई, यहां तक कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी जताई। और उन्होंने ये बात रखी अमेंडमेंट्स में कि भाई मौलिक अधिकारों में अगर शामिल किया जाता है तो उसके क्या फायदे होंगे, लेकिन बाद में जो प्रक्रिया चली वहां डिस्कशन की, उसको अलग रखा गया, यानी अलग चैप्टर में रखा गया कि उसके लिए अलग एक खंड हो कि चुनाव आयोग कैसे फंक्शन करेगा, निर्वाचन भारत का कैसे होगा। इसलिए उसको मौलिक अधिकारों से बाहर किया गया। तो दोस्तों, उस पर डॉक्टर BR अंबेडकर ने एक वक्त कहा कि इन अनुच्छेदों को अगर ध्यान में हम देखें, इस अनुच्छेद को ध्यान में देखें, प्रावधान जो किए गए हैं उसमें तो अयोग्य, दुष्ट, मूर्ख, इस तरह के व्यक्तियों की नियुक्ति भी की जा सकती है, और इसको रोकने का कोई उपाय दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति न्याय कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे काम करने को तैयार हो जाए तो भारत के निर्वाचन की निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता, उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा। ये प्रश्न उठे थे, ये चिंता जताई गई थी। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, बड़े स्वाधीनता सेनानी थे, बड़े स्वाधीनता सेनानियों के खानदान से थे, उनके पिता वह भी स्वाधीनता सेनानी थे, और वो थे प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना। प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना ने 16 जून 1949 को भाषण दिया था। डॉक्टर BR अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर अपनी चिंता जताई, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों को लेकर, इलेक्शन कमीशन की संरचना कैसी हो, इस पर उन्होंने चिंता जताई थी। और 15 जून को, एक दिन पहले, प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना ने जो भाषण दिया, वो कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, कि कोई सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव आयुक्त बना सकती है जो उसकी पार्टी के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे और उसे चुनाव जिता दे। आप कहेंगे कि ये आज के संदर्भ में जैसे कोई अपोजिशन का कार्यकर्ता बोल रहा हो। जी नहीं, उस समय तो चुनाव ही नहीं हो रहे थे, उस समय तो अभी संविधान बन रहा था,
और उस वक्त ये आशंका जाहिर की गई थी, जो आशंका आज भारत में अनेक विपक्षी नेता, विपक्षी कार्यकर्ता, यहां तक कि आम जन भी उठाते हैं कि भाई ये क्या है, ये इलेक्शन जो कराने वाले लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है, टीएन शेषन की तरह क्यों नहीं है, जेएम लिंगदो की तरह क्यों नहीं है। तो ये सवाल आज भी उठ रहे हैं, लेकिन संविधान सभा में ये सवाल बड़े पुरजोर ढंग से प्रोफेसर शिवबन लाल सक्सेना जैसे बहुत ही विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उठाया। एक बार मैं फिर चाहूंगा कि आप उस लाइन को सुने कि कोई सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव आयुक्त बना सकती है जो उसकी पार्टी के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे और उसे चुनाव जिता दे। तो यह शिवबन लाल सक्सेना की चेतावनी थी, जो भारत में बार बार घटित होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, शिवबन लाल सक्सेना ने इसके लिए सुझाव दिया, और वो सुझाव क्या था? उन्होंने कहा कि भाई जो नियुक्तियां हों उनके लिए पैमाना यह तय किया जाए कि 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन उस नियुक्ति को इंडोर्स करें, उन नियुक्तियों की मंजूरी दें, और उनके रिमूव करने का भी अगर कोई फैसला करे, सरकार करना चाहे, तो उसकी भी मंजूरी संसद के दोनों सदनों से हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए उनका कहना था, एक सुझाव था, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था, कि भारत के निर्वाचन आयोग में जो टॉप लेवल पर नियुक्तियां की जाएं, जिनका काम चुनाव कराना हो, लोकतंत्र की रक्षा करना हो, लोकतंत्र को घटित होते हुए संयोजित करना, संचालित करना हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के, प्रणाली के। उनका कहना था कि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसलिए इसमें जो लोग नियुक्त किए जाएं उनकी नियुक्ति को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति दिलाई जाए, और वो भी 2/3 बहुमत से। और उनको अगर सरकार हटाना भी चाहे तो 2/3 बहुमत चाहिए संसद के दोनों सदनों का। यह शिवबन लाल सक्सेना ने बात कही। बहुत सारे लोगों ने शिवबन लाल सक्सेना के इस सुझाव को पसंद किया। स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ऐसी चिंता जाहिर कर चुके थे, लेकिन यह सुझाव उनका नहीं था जो शिवबन लाल सक्सेना ने दिया। अंततः सक्सेना साहब के सुझाव को बहुत गंभीरता पूर्वक जरूर लिया गया, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमें इन चीजों को संविधान सभा में ही हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव का ये हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम थ्योराइज कर रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं। भविष्य की जो हमारी असेंबली होगी, पार्लियामेंट होगी, उसको भी फैसला करने का हमें मौका देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये उनका काम है, हम क्यों सब कुछ अपने से तय कर लें। भविष्य की जो हमारी लोकतांत्रिक इमारत होगी, जो उसकी संस्थाएं होंगी, जो उसकी कार्यप्रणाली होगी, उसमें भविष्य की संसद ये तय करेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही। और दोस्तों, इस तरह से ये जो उनका सुझाव था बहुत गंभीर था, बहुत महत्वपूर्ण था, फिर भी वो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन सुझाव तो दर्ज हो ही गया। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की तरह स्वतंत्र दिमाग के लोग, ऑब्जेक्टिव और निष्पक्ष दिमाग के लोग प्रधानमंत्री न बने, और वो चुनाव आयोग में नियुक्तियों में अपने दल या अपनी बात सोचें और निष्पक्षता के बारे में न सोचें, लोकतांत्रिकता के बारे में न सोचें। यह भी बात उन्होंने कही थी। नेहरू को एक्सेप्शन के रूप में एक तरह से पेश किया था, और बहुत आदर के साथ पेश किया था। तो शिवबन लाल सक्सेना की बात नहीं मानी गई, लेकिन ये बात उन्होंने रख दी। तो दोस्तों, आज शिवबन लाल सक्सेना की वो बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया जो अपनाई गई इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी 2 दिन पहले, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। एडीआर नाम की जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जो चुनाव सुधार के लिए, लोकतंत्र बचाने के तमाम तरीकों पर काम करती है, उसकी याचिका है, और अन्य कई लोग भी ऐसी याचिकाएं दायर करते रहते हैं। उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख को है। क्या फैसला होगा,
इस सुनवाई में होगा या आगे की किसी सुनवाई में होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी अगर बन करके काम नहीं करेगा तो लोकतंत्र की इमारत कैसे बुलंद रहेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र का जो पहिया है वो बहुत ही बुरी तरह दलदल में फंस जाएगा। और हम देख रहे हैं कि अनेक राज्यों में चुनाव को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आम जन के मानस में जो संदेह पैदा हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से उनका कोई समाधान, कोई निराकरण, कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। निर्वाचन आयोग सत्ता के प्रति झुका दिखाई देता है, विपक्ष के प्रति वह बिल्कुल उसका बर्ताव अलग ढंग का दिखता है। और ऐसे में उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर, उसकी न्यूट्रलिटी पर, एक न्यूट्रल एम्पायर की जो भूमिका भारत के निर्वाचन आयोग की होनी चाहिए हमारे गणतंत्र में, वो नजर नहीं आ रही है पिछले काफी समय से। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के समय जो निर्वाचन आयुक्त बने वे सारे बड़े शानदार थे, जी नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे थे, जैसे जेएम लिंगदो, जैसे टीएन शेषन। लेकिन ऐसा नहीं कि इनसे गलतियां नहीं हुई। अब टीएन शेषन साहब ने तो, मुझे अच्छी तरह याद है, बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन अफसर के खिलाफ कार्रवाई की थी, और बाई चांस वो बेहतरीन जो अफसर हैं उनको मैं निजी तौर पे जानता हूं, उनसे असहमतियां हमारे टीएन शेषन के उस कदम से थी, हम लोगों ने अखबारों में भी लिखा था। लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं कि टीएन शेषन एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत मेहनती, और उन्होंने अपने काम के बल पर भारत के निर्वाचन आयोग की जो इज्जत है पूरी दुनिया में बढ़ाई। जेएम लिंगदो ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस रिजीम में नवीन चावला जैसे भी लोग इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, जिनको लेकर विवाद रहे। आज वही स्थिति दिखाई देती है और बढ़ चढ़कर दिखाई देती है। तो इसलिए दोस्तों, संविधान सभा में अंबेडकर साहब, शिवबन लाल सक्सेना और कई अन्य लोगों ने, कि तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे, उन सवालों को फिर से एक बार देखने की जरूरत है और उनकी रोशनी में कोई न कोई फैसला करने की, कोई न कोई कदम बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम अपने इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष और न्यूट्रल एम्पायर की तरह देख सकें और उसको उसी रूप में हम अपने को स्वीकार कर सकें। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।